पुलिस फोर्सेज हैं, दूसरी जो फोर्सेज हैं वो ट्रेंड नहीं है, प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। मुंबई हमलों की बात हमने देखा था कि उन्हें ट्रेन करने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि अभी तक जो व्यवस्था है वो नाकाफी है? बिल्कुल नाकाफी है। आपकी जो बेस्ट ट्रेंड फोर्सेज है, एनएसजी है, उनको एक अर्दली की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जब तक रहेगा इस तरीके के अटैक होते रहेंगे। आप एक साल में जिनको लटका देना चाहिए फांसी के ऊपर, उस तरीके से उन पे 10-10 साल अगर लगाएंगे तो दीज अटैक्स विल कीप कमिंग। अगर इस आदमी को एक साल के अंदर अगर लटका दिया होता और दूसरे भी ऐसे आतंकवादियों को लटका दिया होता, आपने अपने नक्सलवादियों के ऊपर बहुत पहले एयरफोर्स यूज करके उनको न्यूट्रलाइज कर दिया होता तो शायद बॉम्बे अटैक होता ही। बिल्कुल, बाहरी चुनौतियों के साथ ही देश को आंतरिक चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है और उसके लिए जो तैयारी की गई है वो पूरी तरह से नाकाफी है। लेकिन सुनीता, आपसे मेरा सवाल, ये फैसला क्या देर से लिया गया लेकिन एक सही फैसला है, सही वक्त पर लिया गया है? देखिए, फैसला तो सही है लेकिन इतनी देर से लिया गया कि जो आप शहीदों के परिवारजनों की बात सुन रहे थे उनको कोई जस्टिस नहीं मिला और 12 साल लगते हैं इनको ये डिसाइड करने में। बिल्कुल, जितने भी ऐसे केसेस हैं जो भी हीनियस क्राइम वाले हैं या देशद्रोह के मामले हैं, इसमें धर्म राजनीति कुछ नहीं आनी चाहिए और जो भी लोग देशद्रोह में पकड़ाते हैं उनको 1 साल के अंदर उनका पूरा केस ही साफ हो जाना चाहिए। आपने आजीवन कारावास देना है वो दे दीजिए और अगर फांसी की सजा सुनानी है एज पर रूल ऑफ द कंट्री वो हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी ये केसेस सुलटेंगे उतना कम अटैक होंगे। दर्जन अटैक तो उसके बाद हो गए। कसाब वाला जो हुआ है वो लोगों की क्या है, बनाना रिपब्लिक हो गई है हमारी कंट्री। इतना डरे हुए, आज भी जो सेक्रेटरी अपना वक्तव्य दे रहे थे, इतना डरे हुए, संवेदनशील एरिया, ये वो जो भी वो कह रहे थे, मैंने लेकिन संवेदनशीलता तो बरतनी होगी ना, क्योंकि देश की भावनाएं जुड़ी होती हैं इस तरह के मामले में। और अगर उकसाने वाला बयान किसी भी राजनेता के रूप में आज अगर दिया जाता है तो आपको नहीं लगता है कि गलत मैसेज जाएगा पूरे भारत में अगर एग्रेसिव होकर हम इस चीज का पूरा श्रेय लेने की कोशिश? पहली बात तो ये कोई धर्म का मामला नहीं है, ये किसी रिलीजन का मामला नहीं है, ये किसी जाति का मामला नहीं है, ये देशद्रोह का मामला है, सीधा साफ देशद्रोह का मामला है। और राष्ट्रद्रोही उसने सोचिए, हम जिसको सर्वोच्च मंदिर मानते हैं वहां अटैक किया था। जस्ट उस सिनेरियो को सोचिए कि अगर वाकई में 47 लग जाती वहां पे तो हमारे ये सारे नेता जो आज इतना बोल रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं होता जिंदा। लेकिन सुनीता जी, क्या आपका ये मायने निकाले जाने चाहिए कि इस तरह के केसेस की भी सुनवाई फास्ट ट्रैक के तहत होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल फास्ट ट्रैक के तहत, और एक रूल बन जाना चाहिए कि 1 साल के अंदर देशद्रोहियों का जो भी केस है उसको बिल्कुल साफ कर दीजिए। सही है तो सजा, गलत है तो माफी। संभव है ये? दलवीर जी, आपसे करना पड़ेगा। इस देश को हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। कब तक सॉफ्ट स्टेट बनी रहेगी? एक सवाल आपसे मैं पूछ लेती हूँ, इसका जवाब चाहूंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही हैं यहाँ पर सुनीता जी, क्या इस बारे में चर्चा भी की जा रही है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो आतंकियों से जुड़ी हुई वारदातें होती हैं उसे हल करने की कोशिश करें, या फिर वही चीजें फिर से ढाक के 3 बात वाली की हमारी चूंकि कानूनी एक प्रक्रिया है उससे गुजरते हुए ही हम चूंकि लोकतंत्र में रहते हैं इस वजह से आगे बढ़ते हुए उसे अंजाम दिया जाएगा? चित्रा, कानूनी प्रक्रिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि प्रावधान नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि दिल्ली गैंग रेप की घटना के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल, बाकायदा सरकार के पास ये अख्तियार है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी यानी क्लास ऑफ केसेस के मामले जिन्हें फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है उनमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर सकती है। इससे पहले आपको याद होगा जब टाडा के केसेस हैं तो उसके लिए स्पेशल टाडा कोर्ट थी जब तक वो रिपील नहीं हुआ। पोटा के केसेस जब तक वो रिपील नहीं हुआ तो बाकायदा एक पोटा की कोर्ट थी। इस मामले में भी पोटा लगाया गया था निचली अदालत में, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और फैसला सुनाया गया। लेकिन यहां पर जब हम देरी की बात कर रहे हैं, देखिए ऐसे गंभीर मामलों में, संगीन मामलों में कानून का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में अपना फैसला सुना दिया, पुनर्विचार याचिका क्यूरेटिव पिटीशन डिसमिस हो गए 2007 तक। सवाल जो देरी का आता है वो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की हम बात कर रहे हैं तब आता है, उसके बाद क्यों लटका? सवाल यही है कि उसके बाद क्यों लटका? एक दलवीर जी से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी इस मामले में कि हमने देखा कि जिस तरह से कसाब के मामले में जल्दी से अब जितना भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके ज्यादा देर नहीं लगी कि जल्दी फैसला लिया गया, उसी तरह अफजल के मामले में गोपनीयता बरती गई। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है आपको अब कम से कम कसाब और अफजल को देखते हुए कि सरकार ने जिस तरह से गोपनीयता बरती, अगर ये लीक हो जाते तो शायद आज ये फांसी नहीं हो पाती।
मैं ये कहूंगा कि कसाब की जो फांसी थी वो भी 1 से 2 महीने में हो जानी चाहिए थी जी। वो भी डिले है। और इसमें तो 10 साल लगाना तो एक तरह से निमंत्रण देना है बाकी सब आतंकवादियों को और बाकी सारे देशद्रोहियों को। देशद्रोही वो भी है जो दूसरे स्टेट के लोगों के ऊपर डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं। देशद्रोही वो लोग भी हैं जो कश्मीर में बैठे हुए उल्टे सीधे बयान देते हैं। देशद्रोही नक्सल सारे के सारे मैं उनको देशद्रोही कैटेगरी में मानूंगा। और आपके 30 डिस्ट्रिक्ट आपसे जा चुके हैं। कश्मीर उधर 3-5 कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है। आपका जो दूसरी तरफ का जो सेक्शन है वो भी आपसे कटा हुआ है, उधर चाइना आपके ऊपर चढ़ने को तैयार है। तो आप एक तरह से ये मान लीजिए कि ऐसा चारों तरफ से जो मल्टी फेसेड अटैक है वो एक सॉफ्ट स्टेट के ऊपर ही कोई करने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन क्या इस निर्णय के बाद जो सॉफ्ट स्टेट कहा जा रहा था भारत को, मनीष, अब कम से कम वो टैग नहीं लगेगा इंडिया के ऊपर? देखिए, मैं मेजर साहब की उस बात की ओर जाऊंगा कि मेजर साहब आपने कहा कि भारत पर अभी भी आतंकवादी हमला बरकरार है और वो खतरा खड़ा हुआ है। यही स्थिति आपने जिस एनएसजी की बात की, सारी हमारी सुरक्षा एजेंसियों की बात की, अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। उनके यहाँ नेवी सील कमांडोज है। इन तमाम चीजों के बावजूद ये खतरा जो मुझे मोटे तौर पे और बड़े कैनवस पे जो दिखाई देता है, इसका अगर बड़ा परिदृश्य और चित्र देखें तो वो ये है कि आतंकवाद, ये जो इज्म है, जिस इज्म की आप बात कर रहे हैं, टेररिज्म, नक्सलिज्म, ये इज्म का इलाज क्या है? ये केवल किसी सीमाओं के तहत सीमित नहीं है, बिल्कुल ये सार्वभौमिक हो गया है। तो इसमें देखिए, इसको बढ़ावा कोई नहीं देना चाहता, लेकिन जब ये कर गुजरते हैं तो आखिर इससे कैसे निपटा जाए? चाहे अमेरिका हो, भारत हो, हम ऐसे कई मुल्क हैं जो इससे जूझ रहे हैं। इसका जवाब क्या होगा? अभी आप अगर इसको अंडा मुर्गी का केस बनाना चाहें कि टेररिज्म, नक्सलवाद इसलिए आया कि वहां पे पुअर है और पहले पॉवर्टी हटाओ फिर नक्सलवाद हटेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पीपल हु हैव टेकन आर्म्स, जो आर्म्ड हैं उनको पहले डिसआर्म करना पड़ता है और उनको शायद हैंग करना पड़ता है। सारी जो हार्ड स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स अपने आप को स्टेट कहलाना चाहती हैं, रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स कहलाना चाहती हैं, उनको ये सब पहले करना पड़ेगा। और आप अगर नहीं करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ हर जगह पे हर फील्ड के अंदर करप्शन है, तो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि आपके जो लीडर्स हैं, जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं, वो सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। काफी कड़े शब्दों का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम टेररिज्म के मामले में देखें, नक्सलवाद के, या फिर आपने लीडर्स के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर सुनीता, आपसे ये सवाल, क्या वास्तव में आपको लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ही इस तरह के मामले लगातार बढ़ते हैं? अगर राजनीति में जो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो कोई कड़ा मैसेज न सिर्फ टेररिस्ट आतंकवादियों को दे, बल्कि सीमा पार जो हमारा पड़ोसी देश है उसे भी दे, और साथ ही जो आंतरिक चुनौतियों से लगातार हम जूझते हुए चले आ रहे हैं उससे निपटने की अब जरूरत आन पड़ी है और कड़े कदम अब उठाने ही होंगे। 100% ये पूरी इच्छा शक्ति की बात होती है। और दूसरी बात, जो हमारे सो कॉल्ड जनप्रतिनिधि हैं उनको ये मानना पड़ेगा कि लूट तंत्र छोड़कर, देश को लूटने बेचने को छोड़कर अगर वो देश की रक्षा की बात करें, देश के विकास की बात करें तो बेहतर होगा। जब देखो तब राजनीति शुरू हो जाती है, आपस में नेशनल पार्टीज लड़ती रहती हैं, फिर रीजनल पार्टी, सब लूट में लगे हुए हैं। और जब तक ये लूट तंत्र बंद नहीं होगा, करप्शन ऊपर से अगर खत्म नहीं होगा तो नीचे वाले करप्शन को खत्म नहीं कर सकते हम। तो जो कुछ भी है वो ऊपर वाले जो सिरमौर बने बैठे हैं, जो हमसे ये कहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम चुन के आए हैं, लीडर हैं, तो फिर सच्चे लीडर बनो, देश की रक्षा करो। मनीष, इस दौरान ये भी, इस तरह की भी खबरें बाकायदा बीजेपी ने वेलकम तो किया हैंगिंग का, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि इसको चुनावी मुद्दा कांग्रेस बनाना चाहती थी। इस तरह की भी खबरों का, अफवाहों का बाजार अब गर्म होना शुरू हो गया है कि हो सकता है कि पहले कसाब की हैंगिंग हुई, अफजल की हैंगिंग हुई, बजट अगर एक पॉपुलर पेश कर दिया जाए तो हो सकता है प्रीपोन, जो मुलायम ने डेडलाइन सितंबर की दी है, इस तरह की भी अफवाहों का बाजार दिल्ली में गर्म होना शुरू हो गया है कि चुनावों को प्रीपोन किया जा सकता है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? मेरे ख्याल से जो राजनीतिक दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं और जिसकी आहट, मेरे ख्याल से सरकार की तमाम पिछले महीने 2 महीनों में जो नीतियों का ऐलान हुआ है उसके तहत देखें, और ये कि ये सबसे बड़ा कदम जिसपे विरोधी पक्ष हमेशा सरकार को घेरता रहा है और अजमल कसाब के बाद जो दबाव बना रहा था, उससे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपने आप को अब थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही है। और उसके बाद अगर बजट, जिस आम बजट की बात हो रही है, रेल बजट की बात हो रही है, वो अगर लोकाभिमुख आ जाता है
तो मुझे ये लगता है कि ये आहट 2014 से पहले की है, जिसे 9 राज्यों के साथ साथ देश की लोकसभा के चुनावों की भी दस्तक कहा जा सकता है। मनीष, अभी थोड़ी देर पहले हमने दिग्विजय सिंह को सुना, शुक्र है उन्होंने मोहम्मद अफजल साहब नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने चाहिए और जितने भी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है उनके केसेस सॉर्ट आउट करने चाहिए। एक बार फिर से क्या पहले वो बयान सुन लेते हैं, फिर आपसे सवाल पूछती हूँ मनीष। केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है ये देश के कानून के मुताबिक जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत लिया है, और मैं समझता हूं कि जितने भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग हैं उनके साथ यही सलूक किया जाना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी प्रकरण आतंकवादी गतिविधियों के अदालतों में चल रहे हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाए जाए। मनीष, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरह से यहां पर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की तरफ इशारा किया, कसाब अफजल के लिए श्रेय लेने की कोशिश की गई, इशारा क्या साफ है? एक बार फिर से हिंदू टेरर या सैफरन टेरर का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन ये कहा कि जो दूसरे आतंकवादी घटनाएं हैं उसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। क्या हम समझौता ब्लास्ट, मालेगांव और इत्यादि केसेस की बात कर रहे थे? देखिए, इसके साथ साथ आंचल, मालेगांव, चाहे आप कर्नल पुरोहित ले लें, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ले लें, और भी तमाम ऐसे कई नेता हैं जो इस तरह से भगवा आतंक के तहत सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं, उन पर ये सुनवाई चल रही है। लेकिन इस संदेश में जो हमें पकड़ना चाहिए या जिस लीक को हमें समझना चाहिए वो ये है कि कट्टरपंथी ताकतों, कट्टरपंथी बात करने वाले वो लोग, जिसमें मैं मानता हूं सीधा इशारा, आज दिग्विजय ने पहली बार बौद्धिक तरीके से जो संघियों पे इशारा करते थे, उन्होंने इशारा किया है प्रवीण तोगड़िया के उस भड़काऊ भाषण का, कि जिस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता। तो संकेत साफ है, आने वाले समय में प्रवीण तोगड़िया पर भी तलवार लटकती और ये भी कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहली बार कम से कम दिग्विजय सिंह की ओर से इस तरह के बयान, सधी हुई प्रतिक्रिया हमने देखी है। बहरहाल एक बार फिर से हम मेजर दलबीर आप ही का रुख कर लेते हैं। कड़े शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, तो लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम आतंकवाद को थोड़ा परे रखें, बाकी की जो चुनौतियां हैं देश के अंदर, उसमें दरअसल हमारा जो भौगोलिक सिस्टम है वो इस बात की इजाजत नहीं देता है जिस नक्सलवाद से निपटने की हम बात करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे देश के ही लोग हैं। तो ऐसे में सिर्फ कार्रवाई करके और गोली मार के और हैंग करने से इस स्थिति से नहीं निपटा जा सकता है। उसके लिए हमें दूसरे भी तरीकों पर गौर करना होगा। नहीं तो दूसरे तरीके तो सारे के सारे डेवलपमेंट के हैं। डेवलपमेंट तो किसी ने यहाँ पे पिछले 60 साल में बहुत सीरियसली करने की कोशिश करी नहीं है, जिसकी वजह से कि लोग गरीब हैं, लोग अनएजुकेटेड हैं और कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो ये ना करने वाले हैं। अभी तो सब इतना लूटने में लगे हुए हैं कि वो चाहते ही नहीं कि कुछ और करना, कि लोग कॉम्प्रोमाइज्ड रहें और उनका ध्यान करप्शन पर ना हो, टेररिज्म पर हो, किसी भी चीज के ऊपर हो, बाकी सब उनके लिए बढ़िया है। अभी भी ये जो एक वीक में जो ये डिस्कशन चलेगा ये बहुत बढ़िया है दोनों पार्टियों के लिए, जो भी पावर में है। हर जगह पे सारे चीफ मिनिस्टर्स प्रॉपर्टी डीलर्स बने हुए हैं, ये तो इनकी लीडरशिप है। तो ये इस तरीके से जब होगा, माफ कीजिएगा, इस वक्त रोकना पड़ा है आपको। शिवराज सिंह इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। जनसंघ के संगठन को बहुत मजबूत किया और विशेषकर दल चलाने के लिए धनराशि की जो व्यवस्था, अफजल गुरु के मसले पे उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है वो हम सुनाएंगे, लेकिन एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं मनीष आपका ही। सवाल बड़ा यही उठता है, जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की बात लगातार कही जा रही थी और उससे जूझ भी रहा था यूपीए, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक तरफ हमने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया, हिना रब्बानी खार को उनके बयान को सिरे से खारिज कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों को, कश्मीर मामले को हम किसी तीसरे पक्ष से हल नहीं करेंगे, और उसके बाद तहव्वुर राणा और डेविड हेडली के मामले में भी भारत का कड़ा रुख देखा गया और ये कहा गया कि हम अब चाहेंगे अमेरिका से इस पूरे मामले में बात करेंगे, और अब कसाब और अफजल गुरु को हैंग करना। क्या आपको लगता है कि भारत की छवि अब इन तमाम मुद्दों के बाद बिल्कुल अलग रूप में पेश होगी? देखिए, भारत की छवि के साथ साथ अफजल गुरु हमारा आंतरिक मसला था, हमारा आंतरिक मामला था, लेकिन उसमें एक जो जुड़ा हुआ था शब्द था वो आतंकवाद का था।
जो भी आतंक फैलाएगा उसके खिलाफ सरकार सख्त है। ये सीधी हिदायत और चेतावनी आज की इस कार्रवाई, आज जो सवेरे फांसी के तख्ते पर अफजल गुरु को लटकाया गया है, उसके बाद सरकार ने ये सीधा संदेश और संकेत दिया है कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई पर भारत का रुख नरम नहीं हो सकता। और इसी की वजह से आप ये देखिए कि अजमल कसाब से कुछ दिन के भीतर ही अफजल गुरु को फांसी के तख्ते पर लटकाना